मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, ये कहना है रामराज के डुमरियागंज के पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का। ऐसा लगता है कि अमृतकाल में भाजपा के लोगों को जन सरोकार के किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रह गया है। जब भी जबान खोलते हैं हिंदू मुस्लिम की आग लगाते हैं। शायद इनको एहसास हो गया है कि जनता के मुद्दों पर बोलना बहुत मुश्किल है और बोलने के बाद काम करना भी मुश्किल है। तो सबसे आसान रास्ता है कि आग लगाते रहो, जनता को ही लड़ा के रखो। और इस बार तो भाजपा के पूर्व विधायक ने हद ही कर दिया। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सीधे सीधे अपहरण या जबरन धर्मांतरण या फंसाने यानी साजिश के तहत निशाना बनाने का कथित आह्वान कर रहे हैं। उधर असम से जो खबर सामने आई है वो बता रही है कि भारत कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गुजराती जोड़ी के मोस्ट लवली सीएम ने कह दिया है कि जिस पर लव जिहाद का आरोप लगेगा उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार करेंगे। एक लाइन में कहें तो मुस्लिम युवक यदि हिंदू लड़की से प्रेम भी कर ले, दोनों अपनी मर्जी से विवाह करना चाहें, तो मुस्लिम युवक परिवार सहित जेल जाएगा। दूसरी तरफ हिंदू युवकों से आह्वान किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को लाओ, फंसा के लाओ और नौकरी पाओ। ये वही भारत बन रहा है जिसका सपना आरएसएस के गोलवलकर जैसे लोगों ने देखा था। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। हाल ही में यूपी के एक मुस्लिम युवक ने मुझसे संपर्क किया और अपनी इसी तरह की एक समस्या बताया। उस कहानी का भी जिक्र करूंगा। मसला सच में बहुत गंभीर मोड़ ले चुका है। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार की राजनीति की, बिहार चुनाव की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के स्पेशल ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके विद्वान ने बिहार में वर्तमान चुनावी हालात को लेकर यानी जनता के मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है। कितना बढ़िया एनालिसिस बेहद कम शब्दों में किया है उसको देखेंगे। इनका कहना है कि जो बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार है वो बिहार की जनता ने फुस कर दिया है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों को अपना पुराना काम याद दिला रहे हैं। जो काम याद दिलाकर एहसान लादना चाहते हैं उसी काम के खिलाफ भाजपा के एक नेता हिंदुओं को तैयार कर रहे हैं। यानी एनडीए के इंजन आपस में टकरा गए हैं। मामलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए कान से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई बार चर्चा किया है कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले यानी भारत की आज़ादी से पहले ही आरएसएस के लोग खुले तौर पर ये मानते थे कि देश में मुसलमानों को या तो हिंदुओं के हिसाब से रहना सीख लेना चाहिए या फिर उन्हें अपने सामान्य नागरिक अधिकारों की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या उन्हें गुलाम की तरह दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रहने की आदत लग जानी चाहिए। मगर चूंकि उस वक्त इन लोगों की तादाद, क्षमता और शक्ति बहुत कम थी तो पीठ पीछे जो कर सकते थे पीछे पीछे से किया। यानी जिन्ना के विचारों का समर्थन करते हुए हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया गया। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग जिन्ना के विचारों का समर्थन कर रहे हैं। ये बात चौंकाने वाली है। आप जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री आए दिन मुसलमानों के खिलाफ उल जलूल भाषण देते हैं। कोई उन्हें घुसपैठिया तो कोई जिहादी, कोई आतंकवादी बुलाता है। भरी संसद में भाजपा के एक सांसद ने बसपा के सांसद को धर्म के आधार पर गंदी गंदी गालियां दी। और अब देखिए भाजपा का एक पूर्व विधायक सरेआम सांप्रदायिक भीड़ को मुस्लिम लड़कियां लाने के लिए तैयार कर रहा है। यूपी में भाजपा के पूर्व विधायक ने कथित रूप से सीधे सीधे ये ऐलान किया है कि जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लाएगा हम उन्हें नौकरी देंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें साफ साफ मुस्लिम लड़की को लाने पर नौकरी देने का वादा किया जा रहा है और सामने खड़ी सांप्रदायिक भीड़ इस टिप्पणी पर जयकारा लगाती है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ही एक मुस्लिम युवक ने हमसे संपर्क किया और बताया कि वो किसी हिंदू लड़की से प्रेम में है। दोनों एक दूसरे के साथ विवाह करके रहना चाहते हैं, मगर हिंदुत्ववादी संगठन है जो बहुत परेशान कर रहे हैं। पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है और युवती के साथ जो हो रहा है वो तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। थोड़ी ही देर में उस युवक ने कम से कम 10 बार मुझसे पूछा कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं, कुछ सुझाइए, कुछ बताइए, कहाँ शिकायत करूं, कहाँ शरण लूं, कहाँ न्याय मिल सकता है, क्या इस देश में प्रेम करना गुनाह है। और यकीन मानिए मेरी जबान तक नहीं खुली। जानते हैं क्यों? क्योंकि समझ नहीं आता कि अमृतकाल में रामराज्य के भीतर कोई न्याय की उम्मीद किससे करे। यदि कोई सांप्रदायिक संगठन और उसके लोग आपको धर्म के आधार पर टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास। जबकि युवक खुद ही आरोप लगा रहा है कि पुलिस वाले हिंदुत्ववादी संगठनों से मिले हुए हैं, उन्हीं के इशारों पर पुलिस काम कर रही है। इसके बाद बारी आती है न्यायपालिका की। मेरे मन में वही ख्याल आया
वही आया। मगर तभी याद आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का हाल फिलहाल का वो फैसला जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में विस्तार से किया था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मुस्लिम युवक के मामले में जांच का आदेश उस आधार पर दे दिया जो मुस्लिम युवक ने कहा भी नहीं था। यानी एक अनकहे शब्द के आधार पर जांच के आदेश। यानी एक मुस्लिम नौजवान को कथित रूप से पुलिस ने और हिंदुत्ववादी संगठनों ने यानी आरएसएस के किसी व्यक्ति ने ऐसे ही मामले में फंसाया। उसके भाई ने व्हाट्सएप पर कुछ लोगों से कहा कि मेरे भाई को फंसाया गया, उसने कुछ भी नहीं किया। अब इसमें जो बात नहीं कही गई, जो सांप्रदायिक एंगल नहीं था, उसका अंदाजा भी अदालत में बैठे जजों ने लगा लिया और उसी आधार पर कह दिया कि मामले की जांच जरूरी है। अनकहे शब्द सांप्रदायिक रूप लगते हैं। और तो युवक के चचा ने किसी लोकल मीडिया वाले से बात करते हुए अपना दुखड़ा गा दिया कि उसके भतीजे को फंसाया गया है, तो चचा के खिलाफ भी एफआईआर हो गई, वो भी आरएसएस वाले के कहने पर। अब आप जरा सोचिए, यदि किसी मुस्लिम नौजवान को आरएसएस कार्यकर्ता के कहने पर उठाकर जेल में डाल दिया जाए तो उसका भाई व्हाट्सएप पर भी किसी से ये नहीं कह सकता कि उसको फंसाया गया है, उसके चचा मीडिया में ये नहीं कह सकते कि उन्हें फंसाया गया है, और दोनों पर एफआईआर हो जाती है। तो ऐसे दौर में आप न्यायपालिका से भी क्या उम्मीद करेंगे? जब न्यायपालिका बिना लिखी हुई बात को आधार बना सकता है, तो लव जिहाद के मामले में भी जो आरोप है हिंदुत्ववादी संगठनों का, यानी जो काम नहीं किया गया है उसको आधार बनाकर भी जेल भेज दिया जाएगा, सजा दे दी जाएगी। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद बिना कोई जवाब दिए मैंने उस मुस्लिम युवक से बातचीत रोक दिया, बाद के लिए टाल दिया, क्योंकि आप कौन सा रास्ता दिखाएंगे जब सारे रास्ते नफरत और सांप्रदायिकता के एक ही चौराहे पर जाते हों। आप सोचिए, एक तरफ बम ब्लास्ट के आरोपी पूर्व भाजपा सांसद जो कि खुद भी महिला हैं, मध्य प्रदेश की हैं, वो कहती हैं कि हिंदू लड़की किसी और धर्म वाले से प्रेम कर ले तो उसका हाथ पैर तोड़ दो। दूसरी तरफ भाजपा के ही पूर्व विधायक कह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़कियां लाओ, नौकरी पाओ। और यहाँ देखिए, ये है गुजराती जोड़ी के सबसे प्रिय कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। एक वक्त में ये कांग्रेसी हुआ करते थे, कांग्रेस ने ही इनको जन्म दिया और एकदम सेकुलर थे, मगर जैसे ही इनको एहसास हुआ कि बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं और इनसे बचने का एक उपाय है सांप्रदायिक होना, तो इन्होंने बीजेपी के भी तमाम नेताओं को सांप्रदायिकता भरे बयानों के मामले में पीछे छोड़ दिया और सबसे नफरती मुख्यमंत्रियों के मामले में टॉप 2 में आते हैं। इनका कहना है कि अगर कोई लव जिहाद का आरोपी है तो उसके पेरेंट्स को भी अरेस्ट किया जाएगा। यानी भाजपा की एक सरकार ऐसा कानून बना रही है। शर्मा ने कहा कि हम अपनी महिलाओं को ऐसे जाल से बचाना चाहते हैं जहां वो लव जिहाद और बहुविवाह का शिकार हो जाती हैं। हम कड़े कानून ला रहे हैं और लव जिहाद के मामलों में आरोपी पुरुष के माता पिता भी नए कानून के तहत गिरफ्तार किए जा सकते हैं। शर्मा का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह उन्हें बच्चे देता है इसलिए वे जन्म देना बंद नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जितने चाहे पैदा करो, लेकिन बच्चों की परवरिश या सरकारी स्कूल में भेजने के लिए सरकारी मदद की उम्मीद मत करो। यानी ऐसा लगता है अपने घर से दे रहे हैं। यानी सोचिए किस तरह से बेमतलब के मुद्दे बनाकर एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उसी आसाम में संभवतः एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि मुसलमानों के यदि ज्यादा बच्चे हो रहे हैं संख्या में तो उसका कोई भी कारण धर्म से नहीं है, वो है अशिक्षा। शिक्षा का प्रसार करो, संख्या कम हो जाएगी बच्चों की। और हिंदू या फिर किसी भी कौम में देख लीजिए, जहां भी अशिक्षा है वहां पर ज्यादा बच्चे हैं, जहां पर भी संसाधनों की कमी है वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। अपने ही 1-2 पीढ़ी चले जाइए पीछे तो पता चल जाएगा, अपने बाप दादाओं को देख लीजिए पता चल जाएगा। खुद भारत के प्रधानमंत्री अपने माँ बाप के कौन से नंबर की औलाद हैं पता लगाइए, पता चल जाएगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का कारण क्या है। यानी सोचिए किस तरह से मतलब के मुद्दे बनाकर एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ सांप्रदायिक कानून बनाकर हिंदू महिलाओं को बचाने की बात कर रहे हैं, अपनी महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्या ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? क्या एक मुख्यमंत्री के लिए अपना कोई धर्म हो सकता है? यह सीधे सीधे संविधान के खिलाफ है। संविधान ने साफ साफ लिखा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मगर भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री बार बार ऐसी बातें कहते हैं जैसे ये लोग सिर्फ एक वर्ग के सीएम या पीएम है और बाकी सब इनके दुश्मन है। जबकि विदेश के मुसलमानों के साथ जब मौका मिल जाता है गले पड़ जाते हैं, वहां बहुत पुराना याराना दिखता है, बैठ के उनकी गाड़ी में भी घूम लेते हैं लोग। सोचिए कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती प्रेम भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते। इसे रोकने के लिए बार बार सांप्रदायिक कानून बनाए जा रहे हैं और कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है कथित रूप से। दूसरी तरफ भाजपा के ही नेता मुस्लिम लड़कियों को लाने पर नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? यदि ऐसा है तो फिर ऐसी ऐसी कहानियां सामने क्यों आ रही हैं? भाजपा विधायक के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण और घृणित बयान के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों की जानमाल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का ये विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक और असामाजिक तत्व सभ्य और संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है।
इन्हें सह और संरक्षण देने की बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। यही व्यापक जन व देश हित में है। हालांकि बहन जी के इस ट्वीट में आप ढूंढ मारिए, कहीं पर भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी या फिर खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम नहीं लिया। एक बार भी नहीं कहा कि किस पार्टी के नेता ने यह जहरीला बयान दिया है, किस पार्टी के नेता ने मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने के लिए सांप्रदायिक भीड़ को उकसाया है। उधर पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों को याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार ने बिहार के मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया। कह रहे थे कि 8,000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दिया, हमने दंगे रोक दिए और न जाने क्या क्या कर दिया। यानी कब्रिस्तानों की घेराबंदी में पैसा खर्च करने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले की सरकार में खूब सारा पैसा कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने में खर्चा हो जाता था, अब उसकी चारदीवारी बनाने में खर्चा नहीं होता है। हम उस पैसे का उपयोग हमारी आस्था और विरासत के केंद्रों के विकास में लगा रहे हैं। यानी एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने के नाम पर मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी के नेता, भाजपा के नेता कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने को फालतू काम कह रहे हैं और उसको बंद करने की बात पर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, बंद करने के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यानी गजब का गेम चल रहा है अमृतकाल में। अब उसी बिहार की जो हकीकत है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण के विशेष कार्य अधिकारी S.N. साहू लेकर आए। जरा ध्यान से सुनिए। झारखंड, दिल्ली के बाद घुसपैठिया के नाम पर बिहार में राजनीति करने का प्लान बीजेपी लेकर आई थी, मगर केंचुआ ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। घुसपैठिया पकड़ने के नाम पर SIR किया गया, लेकिन अब तक भाजपा और केंचुआ ने मिलकर भी ये नहीं बताया कि कितने घुसपैठिया बिहार में मिले। अब S.N. साहू दवायर के लिए लेख लिखते हैं कि बिहार की जो कहानी है उसमें भाजपा का घुसपैठिया वाली राजनीति बेकार हो गई है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन पर कहानी बहुत ही अलग है। जाति सर्वेक्षण से लेकर RJD और NDA के उम्मीदवार, महिला वोट बैंक, यूथ, बुनियादी मुद्दे और चुनाव आयोग की भूमिका, इन सभी पहलुओं को छूते हुए S.N. साहू लिखते हैं कि एक तरफ महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, मगर NDA ऐसा नहीं कर पाया। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में बिहार से ही एक भाजपा नेता ने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दिया गया तो बीमार है बेचारे, उनको कुछ यादें नहीं रहता है, जल्दी ही उनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। बाकी अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक लोग फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जाति सर्वेक्षण और SIR के बाद किया जा रहा है, जिस पर ढेरों आरोप लग रहे हैं। लाखों वोटरों को बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ जाति सर्वेक्षण न केवल प्रत्येक जाति और जाति समूह की संख्या की ताकत को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी चौंकाने वाली कहानी रखता है। सबको पता है कि बिहार में जातिगत पहचान यानी वोट देने से पहले जाति जरूर मायने रखती है। बिहार में EBC के 35% का आंकड़ा है, इसमें कई जातियां शामिल हैं। ऐसे में टिकट बंटवारे में इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हम RJD के टिकट बंटवारे को देखें तो वो NDA की तुलना में, भाजपा की तुलना में ज्यादा समावेशी है। भाजपा ने 101 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50% उम्मीदवार अगड़ी जातियों से रखा है। वैसे आपको याद दिला दें, भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि RJD ने 143 उम्मीदवारों में से 15 महिलाएं, 52 OBC यादव जाति से, 18 मुस्लिम और 13 कुशवाहा जाति से तथा 2 कुर्मी जाति से रखा है। कुशवाहा और कुर्मी दोनों ही अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार का मजबूत वोट आधार है। यादव और मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर तथा अन्य पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़कर महागठबंधन ने RJD को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में तैयार किया है, जिससे उसे कुछ ज्यादा फायदा मिल सकता है। कुछ ऐसा ही फार्मूला साल 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी बनाया था। देखना यह है कि क्या इसका फायदा बिहार में RJD को मिलता है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने अति पिछड़ों और महादलितों को साधा, उनके लिए योजनाएं बनाई। अब ये इनकी पार्टी के लिए मजबूत वोट बैंक जरूर बन गए हैं, मगर फिर भी सवाल है कि राज्य विधानसभा चुनाव में अगड़ी जातियों को ज्यादा टिकट देने का विकल्प JDU ने कैसे चुना, क्या सोचकर चुना, यह फैसला क्यों हुआ। नीतीश कुमार के वोट बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, जिनमें से जीविका दीदियों के रूप में रजिस्टर्ड महिलाओं को चुनाव की घोषणा से ठीक पहले व्यापार करने के लिए 10,000 रुपए दिए गए। इस पैसे पर ब्याज भी लगा है। राज्य की सरकार में नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के अलावा नीतीश कुमार ने ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया, उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के मामले में RJD ने यानी तेजस्वी यादव ने महिलाओं को अपनी पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश किया है। उनका कहना है कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया है कि इन दीदियों को दिए गए पैसे पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके
अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी आश्वासन दिया है कि सरकार में संविदा पर नियुक्त लोगों को अस्थायी किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के लिए एक कानून बनाएंगे, वो भी 20 दिन के भीतर, तथा 20 महीनों में उसे लागू कर दिया जाएगा। वैसे आपको याद दिला दें, आज ही तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए बिहार के लोगों से कहा कि छठ मनाने आए हैं तो ठेकुआ खा के वापस मत चले जाइएगा, वोट देने के बाद ही वापस आइएगा। मेरा वादा है अगले साल की दीपावली, छठ और होली आप लोग अपने बिहार में ही मनाएंगे, अपने घर परिवार के साथ ही मनाएंगे। आपको कहीं भागकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी आसान भाषा में तेजस्वी त्योहार मनाने वापस आए बिहारियों से कह रहे हैं कि दनादन वापस मत भागिए, वोट देकर जाइए, ताकि अगली बार ट्रेन में धक्का खा के बिहार वापस आने की जरूरत न पड़े और बिहार में ही काम मिल जाए। एस एन साहू लिखते हैं कि बिहार में युवा जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बार बार हो रहे पेपर लीक से बेहद निराश हैं, व्यथित हैं। प्रदर्शन करते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार उन्हें लाठियों से पीट देती है। इसी बीच बिहार के युवाओं ने नारा दिया कि जिसने चलाई लाठी यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। यह काफी महत्वपूर्ण है कि साल 2025 का बिहार चुनाव लोगों के बुनियादी और धर्मनिरपेक्ष मुद्दों पर लड़ा जाएगा और भाजपा तथा उसके शीर्ष नेताओं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह घुसपैठियों को केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाने में फेल हो गए हैं। यानी भाजपाइयों का सबसे मजबूत हथियार बिहार में फेल हो गया है, यानी बंटवारे वाला सांप्रदायिक मुद्दा फेल हो गया है। हालांकि उससे भी मजबूत एक हथियार है, वो है केंचुआ। वो कहां तक फेल हुआ, पास हुआ, ये तो समय बताएगा, क्योंकि गुजरात से 10 IAS अधिकारियों को बिहार में भेजा गया है चुनावी ड्यूटी पर। तो इंतजार करिए। आगे इन्होंने लिखा है कि 5 साल पहले 2020 में तेजस्वी ने शिक्षा, कमाई, दवाई, सिंचाई और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनावी रणनीति बनाई। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की जनता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को फेल कर रही है, अपने मुद्दों को देख रही है। सभी जनमत सर्वेक्षणों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार से 30% आगे आ गए हैं। बिहार के युवा बिहार में बदलाव चाहते हैं। सवाल यह भी है कि लाखों वोटरों का जो नाम कटा है, क्या वो भाजपा और NDA के लिए फायदेमंद होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जाते जाते इनसे मिलिए। नाम है विनीत अग्रवाल, शारदा, मेरठ के, यूपी के मेरठ से हैं, भाजपा नेता है। साल 2019 में एक सार्वजनिक सभा के दौरान इन्होंने नमो 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 का जाप किया था, जोर जोर से चिल्लाकर जाप कर रहे थे। और अब 6 साल बाद जब मेरठ की बाजार में बुलडोजर चला तो मीडिया के सामने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। वैसे हकीकत तो यही है, कुछ लोग 6 साल का समय लगाते हैं रोने में, कुछ लोग 6 महीना में रोने लगे और कुछ लोग अंदर अंदर रो रहे हैं। जी हाँ, भीतर की बात यही है कि रो सब रहे हैं, कोई कैमरे पर, कोई कैमरे के पीछे, कोई बाथरूम में दरवाजा बंद करके, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर कुछ बोल सकें। बुलडोजर को कोई रास्ता थोड़ी न पता है कि कब कहां जाना है, कहीं भी जा सकता है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।